हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के काफ़ी ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि इंटीमेशन लेटर हमें आ गया, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है और उसके रिलेटेड हमने अब क्या कुछ काम करना है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आज के लिए ये जो सी आज की वीडियो है ये स्पेशली आप लोगों के लिए ही है, जो कि थर्ड शॉर्टलिस्ट में कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। और साथ के साथ में अगर कोई फोर्थ शॉर्टलिस्ट से है या फिर कोई सेकंड शॉर्टलिस्ट से है, तो उनके रिगार्डिंग भी मैंने सारे प्रोसीजर के ऊपर सेपरेट वीडियोस बना रखी है, वो चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ लिस्ट का तो अभी जस्ट फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही जो है वो स्टार्ट हो रखा होगा। तो इसलिए अगर आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आ रहा हो, तो आप मेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो आज की वीडियो है हम इसमें स्पेशली बात करने वाले हैं, जो आपका इंटीमेशन लेटर बाय पोस्ट अभी आपको घर पे आना स्टार्ट हो गया है। तो ये ऐसे है, मतलब काफी सारे सर्कल्स में स्टार्ट आना हो गया है, और काफी सारे सर्कल्स में ऐसे भी है कैंडिडेट्स को अभी नहीं भी आ रहा है। तो डोंट टेंस अबाउट इट, आपको जो ये इंटीमेशन लेटर है बाय पोस्ट जल्दी जल्दी आ जाएगा। एंड अगर ना भी आए तो ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है, बट फॉर्मेट के हिसाब से सबको ही आ जाएगा। एंड अगर आपको अभी तक नहीं आया है, तो 1 to 2 डेज वेट करो आप, और आपको जो इंटीमेशन लेटर है वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं इंटीमेशन लेटर में क्या कुछ प्रोसीजर होता है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीडेड होती है, एंड उसके आगे का फिर क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर आपको आज की वीडियो चली तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फिर फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ्रेंड, जो मैं आप लोगों को इंटीमेशन लेटर दिखाने वाला हूँ, वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था। तो हम खोल लेते हैं हमारा जो इंटीमेशन लेटर, वो हमको आया है, हमारे व्यूअर ने भेजा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो इंटीमेशन लेटर है ये उनको अभी मतलब आया है बाय पोस्ट उनके घर पे। एंड उनका जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका था। तो आपको ना इसके मतलब रिलेटेड किसी भी तरीके की वेट करने की जरूरत नहीं है, कि आप ऐसे सोचो कि हम हमारे पास अभी इंटीमेशन लेटर बाय पोस्ट नहीं आया है एंड इसलिए अभी आप सेकंड डीबी करवाने ना जाओ। तो सेकंड डीबी करवाने आप जरूर से जरूर जाओ, क्योंकि ये जो मतलब है ना, आपको ये ऑफर ऑफ एंगेजमेंट या फिर अगर हम इसको इंटीमेशन लेटर बोल लें, तो ये आपको अपने सेकंड डीवी के बाद में ही मिल रहा है। तो आप जल्दी जल्दी, अगर आपने अभी तक अपना सेकंड डीवी नहीं करवाया है, तो जल्दी जल्दी अपना सेकंड डीवी करवा लो। उसके बाद में जो आपको मिलता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी सब रेडी करवा के एंड जल्दी से जल्दी अपने अथॉरिटी में सबमिट करवा दो। क्योंकि ये जो लेटर है इसका उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशन जो है, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है, ये सब के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी अभी जो आपका सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट है अथॉरिटी में सबमिट नहीं करवाया है, तो जल्दी जल्दी सबमिट करवा दो, ताकि आपकी ट्रेनिंग जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए एंड फिर आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ये जो हमारा ऑफर ऑफ एंगेजमेंट, जैसे हम इसको ना नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, इंटीमेशन लेटर बाय पोस्ट आपको आ गया है। बट जो इसका मतलब ऑफिशियल नेम होता है वो होता है ऑफर ऑफ एंगेजमेंट प्रोविजनल। तो यहाँ पे ये आपको ये जो मतलब जॉब है ये आपको ऑफर कर रहे हैं। एंड ये प्रोविजनल एंगेजमेंट है, कि अभी जैसे कि आप अपना सेकंड डिग्री करवाओगे, उसके बाद में फिर आपका मेडिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गए, उसके बाद में आपका ट्रेनिंग लेटर आएगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये प्रोविजनल है, इसमें आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रखी है। उसके बाद में आपको मतलब जो जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ बता रखा है, आपकी सैलरी बता रखी है, आपकी पोस्ट जो है वो बता रखी है, एंड आप कहाँ पे सिलेक्ट हुए हो वो सब कुछ बता रखा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। अगर आप लेने के मतलब हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो, अगर आप लेना चाहते हो, तब आप ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने सब टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों के लिए बता रखी है। और अभी हम यहाँ पे स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट करते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहले आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऑफिस ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो आपका ये जो लेटर है ये एसपीओ की तरफ से ही आता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से आता है, चाहे फिर आप बीपीएम हो चाहे एबीपीएम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आपका लेटर है ये एसपीओ की ही तरफ से आता है। उसके बाद में आ जाता है आपका यहाँ पे डिवीजन का नेम। यहाँ पे मैंने उनकी प्राइवेसी के लिए यहाँ पे उनका जो डिवीजन का नेम है वो यहाँ पे हाइड कर रखा है। उसके बाद में डिवीजन का नेम के बाद में आगे जो आपका हेड डिवीजन पड़ता है उसका यहाँ पे नेम आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास ऑफर ऑफ एंगेजमेंट प्रोविजनल। एंड सिंपली ये जो मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है, यहाँ पे आपका फाइल नंबर एंड आप जहाँ पे भी मतलब सिलेक्ट हुए हो, एसओ में बीओ में, उसका नेम एंड मतलब किस ईयर में 2022 जो भी है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। आपका फाइल नंबर आ जाता है एंड आप बीओ एसओ में जिसमें भी सिलेक्ट हुए वो आपका यहाँ पे आ जाता है। डेटेड आईडी यहाँ पे आ जाएगी, डेट आपने मतलब जिस भी तारीख को अपना मतलब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाने के बाद जब ये डिस्पैच हुई है हेड ऑफिस से, आपके जो मतलब डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफिस पड़ता है वहां से ये जब डिस्पैच हुई है उसकी यहाँ पे डेट मेंशन हो जाती है, एंड जो आपका हेड ऑफिस का नेम है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। और ये जो मतलब आपको लेटर है ना, ये आपका मतलब सेकंड डीवी की जो लास्ट डेट है, अभी जैसे कि आपके सेकंड डीवी की 9 सितंबर है लास्ट डेट, तो उसके 6 से 7 दिन पहले आ जाता है। बट अभी तक अगर आप में से किसी को रिसीव नहीं हुआ है,
तो आपको मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है, या तो आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा जब आप अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लोगे, या फिर कई सर्कल्स में ऐसे भी है वो नहीं भी देते हैं, तो इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अगर आपको मिलता है तो भी ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपके ये वीडियो मतलब आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन एंड जो भी यहाँ पे फील्ड वगैरह होते हैं, यहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद में इन रिस्पॉन्स टू द नोटिफिकेशन नंबर, जो भी नोटिफिकेशन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका नेम, श्री, श्रीमती, मिस, जो भी आपके मतलब आगे लगता है प्रीफिक्स। उसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाता है नेम, सन या फिर डॉटर ऑफ आपके फादर का नेम यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में हुस डेट ऑफ बर्थ इज, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाती है। एंड बिलोंग्स टू यू आर कैटेगरी, तो मतलब आपकी जो भी कैटेगरी है, यू आर, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, मतलब कोई भी है, ईडब्ल्यूएस वगैरह, आपकी कोई भी कैटेगरी है वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। सिलेक्टेड अगेंस्ट यू आर कैटेगरी, तो मतलब आप किस कैटेगरी के हो एंड आप किस कैटेगरी के अगेंस्ट चूज किए गए हो। तो मतलब फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट में तो ऐसे था, जो सी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे उनको जिस भी कैंडिडेट की कैटेगरी के अगेंस्ट ही चूज किया गया था। बट अभी जैसे कि फोर्थ लिस्ट आई है, तो इसमें काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी है कि वो यूआर कैटेगरी के हैं, बट उनको सिलेक्ट किया गया है ओबीसी कैटेगरी के अगेंस्ट। या फिर कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी के हैं एंड उनको सिलेक्ट किया गया है यूआर कैटेगरी के अगेंस्ट। ये मतलब किसके कारण है कि उनको यूआर या फिर ओबीसी जो से भी रिजर्व कैंडिडेट्स थे, जो भी कैंडिडेट्स की रिजर्व कैटेगरीज थी, उनके कैंडिडेट्स नहीं मिले, तो इसलिए उन्होंने वो पोस्ट जो वैकेंसी जो मतलब पोस्ट हमारे पास एम्प्टी पड़ी थी, खाली पड़ी थी, उनकी पोस्ट दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दे दिया। तो इसलिए यहाँ पे कैटेगरी का यहाँ पे ये चक्कर होता है। बट अगर आप अभी मतलब फोर्थ लिस्ट से थर्ड लिस्ट से हो तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसमें ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। सबसे पहले आ जाएगी आपकी कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एंड उसके बाद में आपकी जॉब की कैटेगरी, आपको किस कैटेगरी की जॉब मिली है उसकी यहाँ पे आ जाती है मतलब कैटेगरी जो भी है। उसके बाद में इज इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर प्रोविजनल एंगेजमेंट एज जीडीएस बीपीएम या फिर जेडीएस एबीपीएम, आप जो भी हो वो यहाँ पे आ जाता है। इन अकाउंट विद, अंडर यहाँ पे आ जाएगा आपके एसओ का नेम एंड आपके एचओ का नेम, आपके एसओ सब ऑफिस का नेम एंड आपके हेड ऑफिस का नेम, विद टीआरसीएस लैब 12,000। तो यहाँ पे आपकी जो टीआरसीएस लैब, अगर आप बीपीएम सिलेक्ट हुए हो तो आपकी 12,000 यहाँ पे टीआरसीएस लैब आ जाती है। एंड अगर आप एबीपीएम या फिर डाक सेवक सिलेक्ट हुए हो तो आपका टीआरसीएस लैब यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये फर्स्ट पैरा यहाँ पे ही खत्म होता है। एंड फर्स्ट पैरा में यहाँ पे क्या होगी, आपकी पर्सनल जो डिटेल्स है वो आ गई। उसके बाद में आप किस कैटेगरी के अगेंस्ट सिलेक्ट हुए हो, आपकी कौन सी पोस्ट है, आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिली है, आपके एसओ एंड एचओ का नेम आ जाता है। उसके बाद में आपका जो बेसिक टीआरसीएस लैब है उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एंड अब हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पैरा पे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे सबसे पहले वही आपका नेम आ गया, उसके बाद में आपके फादर्स का नेम। शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट हीज और हर सिलेक्शन फॉर प्रोविजनल एंगेजमेंट एज जीडीएस बीपीएम या जीडीएस एबीपीएम, आप जो भी सिलेक्ट हुए हो एंड जिस भी बीओएसओ में सिलेक्ट हुए हो उसका नेम यहाँ पे आ जाता है। इन अकाउंट विद, आपके एसओ एंड एचओ का नेम यहाँ पे आ जाता है। शेल बी इन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लायबल टू बी टर्मिनेटेड बाय हिम और बाय द अंडरसाइंड by notifying the order in writing, and that his conduct and engagement shall be governed by the Department of Post, Gramin Dak Sevak Conduct and Engagement Rules 2022 as amended from time to time। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली मेंशन कर रखा है आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी। उसके बाद में आपके फादर का नेम वो मेंशन कर दिया। उसके बाद में आपकी जो मतलब पोस्टिंग है वो यहाँ पे मेंशन कर दी, आपका एसओ एचओ मेंशन कर दिया। एंड उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने सिंपली लिख रखा है कि ये मतलब आपको जो ये आज जॉब मिल रही है ये इन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। एंड आपको ये मतलब रिटर्न में देना होता है कि आपने जो ये हमारे जीडीएस के कॉन्डक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स होते हैं उसके हिसाब से वो सारे आपने रीड कर लिए हैं एंड आप उसका अच्छे तरीके से पालन करोगे। तो मतलब आप कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स को जब तक फॉलो करोगे तब तक आपके लिए ये जॉब है, वरना आपको इस जॉब से डिसमिस या फिर रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स हैं वो मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ इशू वाले बात नहीं है, आप उनको रीड कर सकते हो सिंपली। इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप रीड कर सकते हो। अगर आपको उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक बना दूंगा। बट उसमें मतलब कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में ये होता है कि आपको रिटर्न में जैसे कि देना होता है, आपके पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक ये हो गया। उसके बाद में मतलब आपको एक जैसे कि सिक्योरिटी फर्निश करनी होती है, वैसे अब तो वो डिलीट हो चुकी है, अब तो आपसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। बट जो हमारे पास पहले वाले जीडीएस थे जिनका कि पहले सिलेक्शन हुआ था उनसे जो सिक्योरिटी है वो ली जाती थी। उसके बाद में कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में ये होता है कि आपकी जहाँ पे सिलेक्शन हुई है आपको वहीं पे रहना होगा। उसके बाद में आप मतलब 8 घंटे की जो मतलब जॉब के लिए आप बोल नहीं सकते कि हमारी जो ये 8 घंटे की जॉब करो।
उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते। मतलब कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का ये छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको बता दिया है। यही सब रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि आप इन रूल से बाहर हो एंड आपको कोई भी मतलब निकाल देगा अगर आपके मतलब काम से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। परमानेंट जॉब है, बट हाँ आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब जो है फॉलो करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में अभी फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे इन्होंने हमको सिंपली बता दिया कि आपको ये रिटर्न में डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि आप ये सब रूल्स हैं ये फॉलो करोगे। उसके बाद में थर्ड हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ आ जाता है, आपका यहाँ पे नेम आ जाता है, इज हियर बाई इन्फॉर्म दैट यू हैव टू प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ये पहले का ही फॉर्मेट बना हुआ है कि मतलब जैसे कि पहले ना अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो आपको ऐसे ईमेल वगैरह के थ्रू नहीं आता था कि अभी आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतनी तारीख को है। वो पहले इसी लेटर के थ्रू आता था, इसी इंटीमेशन लेटर के थ्रू आता था, उनको घर भेजी जाती थी बाई पोस्ट एंड उसके बाद में जो कैंडिडेट्स है वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते थे। बट इन मतलब अगर हम आज की बात करें तो आज के केस में ऐसा है कि आपको इंटीमेशन ईमेल आता है, आप ईमेल लेके और अपना सेकंड डीवी करवा सकते हो, ऐसे ही इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ही आपका ये जो लेटर है ये इशू किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो मतलब हमको सिंपली इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल लेके जाने हैं। अथॉरिटी में कौन कौन से, मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, वैसे आप सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ले ही गए होंगे। आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स सच एज कास्ट सर्टिफिकेट, एक्स एंगेजमेंट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है वो सब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मतलब इसकी ना ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं होती, अगर आपके पास नहीं है तो भी चल जाएगा, क्योंकि फिर बाद में वरना आपके कमेंट्स आएंगे, डाउट्स आएंगे। तो अगर आपके पास डीओबी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चल जाएगा, क्योंकि 10th की जो आपकी डीएमसी होती है, आधार कार्ड होते हैं, उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो इसमें ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ऑन द डे ऑफ अटेंडिंग द ऑफिस ऑफ अंडरसाइंड फॉर वेरिफिकेशन थ्रू कॉम्पोनेंट अथॉरिटी विद इन 10 days। तो मतलब ऐसे है कि अगर आपने अभी तक अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हो विद इन 10 days। जब आपको ये लेटर मिली उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अथॉरिटी वालों को सबमिट करवा सकते हो। फेलिंग विच इट इज प्रिज्यूम दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम, आपकी यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी एंड योर नेम विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सिलेक्शन लिस्ट। फर्दर यू विल हैव नो क्लेम फॉर एंगेजमेंट एज दिस। तो एंगेजमेंट आपकी मतलब यहाँ पे जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि अगर आप अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस लेटर के आने के बाद विद इन 10 days के अंदर नहीं करवाते हो तो फिर आपको इस मतलब जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, परमानेंटली आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी करवा लो। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया तो ये जब आपको लेटर रिसीव हो जाती है उसके 10 days के अंदर आप डेफिनेटली अपना सेकंड डीवी करवा लो। उसके बाद में हम चलते हैं फोर्थ पे। यहाँ पे फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है at the time of joining you will have to give undertaking on bond paper of 100 rupees that you have adequate independent means of livelihood for yourself and your family and other than the TRCA being paid to you by government। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के हिसाब से बताया कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि आपके पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, इसके अलावा टीआरसीए के अलावा आपके पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है फॉर योर लाइवलीहुड, फॉर योर फैमिली एंड यू। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने कह रखा है कि आपको एक 100 रुपीज के बॉन्ड पेपर पे या फिर स्टैम्प पेपर पे एक नोटरी फॉर्म पे 100 रुपीज के नोटरी फॉर्म पे ये एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि आपके पास इंडिपेंडेंट या फिर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, टीआरसीए के अलावा आपके पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है। आपको ये एज इट इज आप लिखवा सकते हो नोटरी या फिर स्टैम्प पेपर पे, या फिर वो मतलब जब हमसे एनेक्सचर वगैरह पे साइन करवाते हैं तो उसमें भी हो जाता है। अगर आप नहीं भी बनवाते हो तो भी ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है, बट अगर बनवा लोगे तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि फिर वहाँ पे अथॉरिटी वाले अगर आपको बोल लें एट ए टाइम कि आपको बनवा के लाना है तो फिर लेट हो जाएगा। तो इसलिए आप अपना पहले ही बनवा के रखो 100 रुपीज़ के बॉन्ड पेपर पे, ऐसी इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बस आप सिंपली ये लिखवा देना कि दैट आई हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इंस्टीड ऑफ टीआरसीए पेड बाय गवर्नमेंट, बस काम चल जाएगा, नीचे आपके साइन हो जाएंगे एंड काम खत्म। जो आपका मतलब यहाँ पे मतलब नोटरी वगैरह का ये जो इन्होंने बोल रहा है आपको अंडरटेकिंग फॉर योर इनकम, वो आपका यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास 5th नंबर पे यहाँ पे आ जाता है द बीपीएम विल हैव टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस एट ब्रांच ऑफिस विलेज इफ द अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत और एनी अदर लोकल बॉडी एज पर स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑर्डर नंबर दिस डेटेड बाय दिस एज पर रूल 3A। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली मेंशन कर रखा है, जैसे कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में मैंने आपको बताया काफी सारे रूल्स है, तो उसके बीच में एक ये रूल भी है कि अगर आप मतलब जहाँ पे अभी सिलेक्ट हुए हो, आप जिस भी विलेज में सिलेक्ट हुए हो, अगर वहां पे बीओ नहीं है, अगर वहां पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस नहीं है और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ग्राम पंचायत के द्वारा प्रोवाइड भी नहीं करवाया जाता है, तो फिर एज पर रूल 3 है, तो 3 रूल के हिसाब से यू शुड कीप
टेक अप रेजिडेंस इन पोस्ट ऑफिस विलेज, तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस के विलेज में रेजिडेंस लेना पड़ेगा विद इन अ मंथ ऑफ सिलेक्शन। तो आपका जब सिलेक्शन हुआ है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको वहां पे रेजिडेंस लेना पड़ेगा। एंड इट इज मैंडेटरी टू यू बाय दीज रूल्स। फेलर टू रिजाइड इन द प्लेस ऑफ ड्यूटी फॉर जीडीएस बीपीएम आफ्टर एंगेजमेंट शैल बी ट्रीटेड एज वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट एंड रिजल्टिंग इन रिमूवल डिसमिसल ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया, जब आप अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो तो मेडिकल वगैरह सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको एक रेजिडेंट डिक्लेरेशन देनी पड़ती है अगर आप बीपीएम हो। ये कंडीशन जो है सिर्फ मतलब बीपीएम के लिए ही है, एबीपीएम के लिए नहीं है। तो अगर आप बीपीएम हो तो आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि मैं अपने जो भी मतलब आपकी जहाँ पे भी सिलेक्शन हुई है कि आप उस विलेज में रह रहे हो, एंड वो डिक्लेरेशन के ऊपर आपके साइन होते हैं। एंड जो भी मतलब उस विलेज के सरपंच होते हैं आपको उससे भी अटेस्टेड करवाना होता है, उनकी स्टैम्प विद साइन करवानी होती है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कह रखा है सिंपली कि आपके सिलेक्शन के 1 मंथ के अंदर आपको वहां पे एक रेजिडेंस के लिए प्लेस लेना पड़ेगा, वो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। एंड अगर आप अपनी ज्वाइनिंग के बाद में वहां पे रही नहीं रहते हो तो फिर आपको किसी भी टाइम अगर मतलब ऐसा पाया जाता है कि आप नहीं रहते हो तो ये वायलेशन माना जाएगा रूल कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का। एंड आपको रिमूव या फिर डिसमिस भी किया जा सकता है। तो मतलब कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन मत देना, आप जल्दी जल्दी अपना जो भी रेजिडेंट डिक्लेरेशन है वो भी बनवा के दो, एंड कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन मत दो, वरना मतलब फिर आपको रिमूवल या फिर डिसमिस हो सकते हो। उसके बाद में फेलर टू रिजाइड विद इन द डिलीवरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस फॉर अदर कैटेगरीज। तो मतलब अगर आप एबीपीएम या फिर डाक सेवक हो तो उनके लिए क्या रूल होता है, जैसे कि बीपीएम के लिए तो रूल होता है कि आपको विलेज के अंदर ही रहना पड़ेगा, जहां पे भी आपकी सिलेक्शन हुई है आपको उस विलेज के मतलब अंदर ही रहना पड़ेगा। बट अगर आप एबीपीएम या फिर डाक सेवक सिलेक्ट हुए हो तो फिर आपको आपके एसओ या फिर बीओ की जितनी भी हद है, जितनी भी उसकी बीट है, आपको उसके जुरिडिक्शंस के अंदर रहना होता है। अब जैसे कि अगर एक विलेज है, आपका जो बीओ है या फिर आपका जहाँ पे भी आपकी सिलेक्शन हुई है एज ए एबीपीएम आपके बीओ में हुई है, तो आपका बीओ की जितनी भी हद है, आपके बीओ का मतलब जितना भी एरिया है, आप जहाँ तक अपनी मतलब डाक ये डिलीवरी वगैरह करते हो आपको उस एरिया के अंदर अंदर रहना पड़ता है। बट फॉर बीपीएम, बीपीएम को उस विलेज के ही अंदर रहना पड़ता है, चाहे उसके अंदर 3-4 विलेज आते हो, बट उसकी जहाँ जिस विलेज में जिस बीओ में उसका पोस्टिंग हुई है उसको उसी विलेज में रहना पड़ता है। बट फॉर एबीपीएम एंड डाक सेवक आपको आप डिलीवरी जुरिडिक्शंस के अंदर अंदर भी रह सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो सी रेजिडेंट डिक्लेरेशन है ये बीपीएम को तो देनी कंपलसरी होती है, इसके बिना आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। बट फॉर एबीपीएम एंड डाक सेवक ये मैंडेटरी नहीं होती है, अगर आपके अथॉरिटी वाले बोलते हैं तब तो आपको देनी ही पड़ेगी। बट अगर आपके अथॉरिटी वाले नहीं बोलते हैं तो ये नॉट मैंडेटरी, आप अगर नहीं भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर पे इन्होंने दे रखा है एट प्रेजेंट दर्पण डिवाइसेज आर यूजिंग नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जो भी दर्पण डिवाइसेज जैसे कि आरआईसीटी डिवाइस हो गया, एंड जैसे कि वो आपका आईपीपी का जो आपको मोबाइल मिलता है वो हो गया, तो मतलब ये जो उनसे दर्पण डिवाइसेज आपको गवर्नमेंट की तरफ से हैंड ओवर किए जाएंगे, वो किस पे काम करते हैं, वो करते हैं एनएसपी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर पे काम करते हैं। तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से होते हैं, एयरटेल, वोडा, आइडिया, बीएसएनएल एटसेट्रा, मतलब जो भी है जियो वगैरह सब ये जो है फॉर एंश्योरिंग कनेक्टिविटी टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि दर्पण डिवाइसेस जो है वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से काम करते हैं। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कौन से होंगे, एयरटेल, वोडा, आइडिया, बीएसएनएल जो भी है, एंड इनकी कनेक्टिविटी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आपको एंश्योर करनी पड़ेगी। मतलब अगर वहां पे ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं लगी हुई है तो फिर वो वहां पे आपको लगवानी पड़ती है। इट इज मैंडेटरी, क्योंकि जो आपके फिर डिवाइसेज हैं वो उसके बिना काम नहीं करेंगे। तो अगर आपके बीओ में आप जहाँ पे मतलब आपकी पोस्टिंग हुई है अगर वहां पे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं लगा हुआ है तो फिर वो आपको अपनी तरफ से लगवाना पड़ता है। While providing accommodation for GDS BO, it should be ensured that network is available for any one of these NSPs। तो यहाँ पे मतलब सिंपली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपकी मतलब जहाँ पे भी पोस्टिंग हुई है अगर वहाँ पे बीओ नहीं है तो आपको वहाँ पे बीओ ढूंढ के मतलब आपको अपनी तरफ से फिर वहाँ पे बीओ बनाना पड़ता है, बीओ लेना पड़ता है, या फिर आपको अपने मतलब वहाँ पे कोई रेजिडेंस लेके अपने ही घर के अंदर आप बीओ बना सकते हो। एंड आपको ये इंश्योर जरूर करना है कि आपका मतलब आप जहाँ पे भी बीओ वहाँ पे प्लेस कर रहे हो वहाँ पे एनएसपी इनमें से किसी भी एक एनएसपी का जो नेटवर्क सर्विस है वो कनेक्शन है वो प्रोवाइड होना चाहिए। अगर वो प्रोवाइड नहीं होता है तो फिर वो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो अगर मतलब आप कहीं पर भी बीओ ले रहे हो तो वहां पे आप पहले ही देख लेना, अगर वहां पे कहीं पे भी ये कनेक्टिविटीज वगैरह लगी हुई है तो फिर आप वहां पे ही अपना बीओ जो है वो प्लेस कर सकते हो। उसके बाद में 7 नंबर पे इन्होंने लिख रखा है यू विल हैव टू फर्निश रिक्विसाइड सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ ₹1 लाख फॉर 5 years बाय रेमिटिंग रिक्विसाइड प्रीमियम पर एनम एंड एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू कंसर्ट पोस्टल कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो ये जो है लाइन, ये जो मतलब रूल है ये कंप्लीटली जो लास्ट ईयर वाले थे उनके लिए ही वैलिड था।
अभी जो इस ईयर ज्वाइनिंग हुई है, जिनकी इस ईयर सिलेक्शन हुई है, उनके लिए बिल्कुल भी मतलब मायने नहीं रखता है, इनवैलिड है। क्योंकि अभी जैसे कि एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन बाय इंडिया पोस्ट हम देखते हैं जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो आपके कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल से डिलीट कर दिया गया है। अब आपको किसी भी तरह का कोई भी सिक्योरिटी बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें 1 लाख रुपए, जैसे कि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, जो भी लास्ट ईयर जीडीएस में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनसे ये जो सिक्योरिटी बॉन्ड है ये लिया जाता था। एंड मतलब 1 लाख रुपए उनसे लिए जाते थे एंड फिर 5 ईयर्स के बाद में उनको 1.5 लाख या फिर मतलब जो भी प्रीमियम बनता था इंटरेस्ट वगैरह लगा के उनको दे दिए जाते थे। बट जिनका भी मतलब इस ईयर में हुआ है, इस ईयर में जिनकी भी सिलेक्शन हुई है, उनके लिए ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। आपको किसी भी तरह का कोई भी सिक्योरिटी बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, चाहे आपसे कोई भी ऑफिसर मांगे, कोई भी कुछ भी कहे, आपको ये सिक्योरिटी बॉन्ड देने की अब कोई भी नीड नहीं है। ये कंपलसरी अब नहीं है, मुझसे भी नहीं लिया गया एंड आपसे भी किसी से भी नहीं लिया जाएगा। एंड ये बात फ्रेंड्स मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के मुझे काफ़ी सारे कमेंट ऐसे डाउट के आए हुए थे कि हमको सिक्योरिटी बॉन्ड देना है या नहीं। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं देना है। उसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे इन्होंने कह रखा है यू विल हैव टू फर्निश डिक्लेरेशन फॉर हैविंग नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। तो हाँ, आप जब मतलब एनेक्शन वगैरह दोगे, अगर आप एबीपीएम वगैरह सिलेक्ट हुए हो, तो फिर आपको नॉलेज ऑफ साइकिलिंग का भी यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। आपको एनेक्सर्स पे भी साइन करवाया जाता है एंड साथ के साथ में जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पे भी आपसे अंडरटेकिंग ली जाती है। एंड यहाँ पे इन्होंने एक लाइन और ऐड कर रखी है, इफ यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ राइडिंग अ स्कूटर और मोटरसाइकिल दैट मे बी कंसीडर्ड एज नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, द कैंडिडेट हैज टू सबमिट अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट एंड हैज टू प्रोड्यूस ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने ऐसे मतलब इसलिए कह रखा है कि अगर आपको साइकिलिंग की नॉलेज है तो वेल एंड गुड, आप डिक्लेरेशन दो। बट अगर आपको साइकिलिंग की नॉलेज नहीं है, मतलब अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है बट आपको स्कूटर एंड मोटरसाइकिल चलाना आता है, तो फिर आपको मतलब वो भी साइकिलिंग की ही नॉलेज समझी जाएगी। बट उस केस में फिर आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अथॉरिटी वालों को दिखाना पड़ता है। तो वैसे आज के टाइम में ऐसा मतलब कोई भी नहीं है जिसको साइकिल चलानी ना आए एंड स्कूटर एंड मोटरसाइकिल चलाना है। तो मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल एंड साइकिल तीनों ही चलानी आती है। बट अगर आपको स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह नहीं चलाना आता है तो साइकिल तो ऐसे अभी सबको ही चलानी आती है। तो आपको उस केस में कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपके ऑफिसर्स पूछे वहाँ पे कि आपको क्या साइकिल चलाना आता है, स्कूटरी चलानी आती है, मोटरसाइकिल चलाना आता है, तो आप बोल दो हाँ मुझे साइकिल चलाना आता है। क्योंकि अगर आप ऐसे कहोगे कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता लेकिन मुझे स्कूटी एंड मोटरसाइकिल चलाना आता है, तो फिर वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूछ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको मतलब सिंपली साइकिलिंग की नॉलेज है तो आप सिंपली अपना डिक्लेरेशन दो एंड आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपके एसपीओ के जो भी मतलब आपके डिवीजन के है एसपीओ हैं उनके यहाँ पे साइन हो जाते हैं। उसके बाद में आपका जो भी यहाँ पे डिवीजन पड़ता है, डिवीजन के हेड ऑफिस यहाँ पे नेम आ जाता है एंड आपका जो डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफिस पड़ता है उसका यहाँ पे नेम आ जाता है। उसके बाद में ये जो आपका इंटीमेशन लेटर है, ये जो आपका ऑफर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट है, इसकी जो कॉपी है वो किस किस को भेजी जाती है। एक तो यहाँ पे कॉपी आपको भेजी जाती है, एक भेजी जाती है पीयूएफ ऑफ द कैंडिडेट। उसके बाद में एक कॉपी भेजी जाती है द इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो भी आपके इंस्पेक्टर होते हैं उनको यहाँ इसकी एक कॉपी भेजी जाती है। ही may send the application of security bond to society and intimate the particulars of dispatch to this office. Charge report should be sent to this office along with following documents. तो हाँ, यहाँ पे इन्होंने एक बात और यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि वैसे तो अभी आपसे तो सिक्योरिटी बॉन्ड लिया ही नहीं जाएगा। उसके बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपको एक चार्ज रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने जैसे कि सिंपली मेंशन कर रखा है। तो आपको जब वो चार्ज रिपोर्ट मिलेगी तो उस चार्ज रिपोर्ट की आपको फोटोकॉपी या फिर व्हाट्सएप में आप फोटो क्लिक करके इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट को भेजोगे फॉर योर एम्प्लॉय आईडी। एंड मतलब ये वैसे बात की बात है क्योंकि अभी आपका सेकंड डीवी के बाद ट्रेनिंग के बाद जब ज्वाइनिंग होगी उसके बाद में आपकी आईडी वगैरह बनेगी एंड उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए उसको देखना मत भूलिएगा। लाइव एक्सपीरियंस मैंने पूरा मतलब शेयर कर रखा है, आप वो देख सकते हो। एंड इसकी फिर एक कॉपी आपके आईपीओ के पास चली गई, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस के पास। उसके बाद में इसकी जो एक कॉपी है वो चली गई आपके पोस्ट मास्टर या फिर एसपीएम के पास, जो कि आपके एसओ के एसपीएम होते हैं उनके पास चली जाती है। उसके बाद में डिविजनल ऑफिस में चली जाती है, जो भी आपका हेड ऑफिस पड़ता है उनके पास चली जाती है। तो एसपीएम जो आपके एसओ के एंड एचओ के उन दोनों के पास यहाँ पे कॉपी चली जाती है। एंड डिविजनल ऑफिस जो भी आपका हेड ऑफिस पड़ता है आपके रीजन का, उसकी इसकी एक कॉपी, आपके इंटीमेशन लेटर की एक कॉपी उनके पास भी चली जाती है फॉर इन्फॉर्मेशन। एंड एक कॉपी वो मतलब अपने पास रख लेते हैं स्पेयर भी, अगर मतलब आपसे गुम हो जाए। क्योंकि आपकी जो फाइल होती है ना, आपका जो फाइल नंबर होता है उसके उसमें भी एक आपकी ये जो इंटीमेशन लेटर की कॉपी है वो लगती है। तो स्पेयर कॉपी वो अपने पास भी एक रखते हैं। तो जो आपका फ्रेंड्स इंटीमेशन लेटर का पूरा प्रोसीजर होता है वो था यही। मैंने मतलब आपको सारा कुछ बता दिया कि इसके ऊपर क्या लिखा होता है, इसकी क्या पूरी डिटेल है, इसमें मतलब क्या कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली थी वो मैंने आप सबको बता दिया है। एंड अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रोसीजर की। तो इसके बाद में अभी आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होने वाला है ना, अभी मेरे ख्याल से आपका जो भी
मेडिकल प्रोसेस है शायद अभी वो आपका चल रहा हो, क्योंकि सेकेंड भी आपका हो गया होगा, उसके बाद में आपको टेस्टेशन फॉर्म, आईडी सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट एंड मेडिकल वगैरह के लिए मिला होगा। तो अभी आपका मेडिकल चल रहा होगा एंड उसके बीच में आपको ये जो ऑफर ऑफ डिविजनल एंगेजमेंट है ये मिल जाएगा। तो जब आप अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेडिकल वाले, अटेस्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट अथॉरिटी में सबमिट करवा दोगे, उसके बाद में जो आपका बीपीएम के लिए मेन जो बात होती है वो होती है रेजिडेंट डिक्लेरेशन। तो आपको एक रेजिडेंट डिक्लेरेशन बनानी पड़ती है, जो कि आपको ना मतलब ऐसे फॉर्मेट अथॉरिटी की तरफ से नहीं मिलता है, वो आपको खुद ही बनानी पड़ती है अपनी तरफ से। एंड उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक ब्लैंक पेपर के ऊपर, A4 शीट के ऊपर पूरा रेजिडेंट डिक्लेरेशन के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी होती है एंड उसको आप अपने साइन करते हो नीचे, एंड आपके जो भी मतलब विलेज के जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ के विलेज के सरपंच जो है अपने स्टैम्प विद साइन वहाँ पे आपका जो वो एप्लीकेशन है उसको अटेस्ट करते हैं एंड फिर आपको वो एप्लीकेशन जो है अथॉरिटी में सबमिट करवानी होती है, जिसके बाद में आपको विद इन 1 वीक ट्रेनिंग लेटर मिल जाता है एंड आपकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड ट्रेनिंग के बाद में विद इन 1 वीक ऑफ मतलब आपकी ना फिर ट्रेनिंग जो है 3 डेज की होती है एंड कई काफ़ी सारे सर्कल्स में 15 डेज की एडिशनल ट्रेनिंग भी होती है आईपीपी की, तो वो आपके सर्कल टू सर्कल वेरी करता है। एंड ट्रेनिंग के बाद में विद इन 1 वीक जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो से अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। एंड मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।